हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोहम्मद महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो बताइए जी, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है, हाँ, इट्स बीन ए वाइल दैट वी हैव मेट ईच अदर। ठीक है, एंड टाइम तो थोड़ा ही हुआ है, बट ऐसा लग रहा है शायद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया हम सबको मिले हुए। ठीक है, और आपका पता नहीं भाई, हमने तो आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। ठीक है, कि सबको मिले, कैसे हैं सब महारथी हैं। और आपके बीच बीच में क्लासेस आनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई। रीज़न था कि किसी और बैच में कुछ प्रॉब्लम था, तो वहाँ पर टेक ओवर करना पड़ा था। अब फिनिश हुआ उधर से, तो नाउ वी आर हेयर एंड अब तो कहीं जाने नहीं वाले हम लोग। ठीक है, पहले तो यही फिनिश होगा आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और भी बहुत सारी आज बातें करेंगे। ठीक है, आज की क्लास का मेन मकसद ये है, क्लास बहुत छोटी सी होगी आज की। ठीक है, आज की क्लास का मेन मकसद ये है कि क्लासेस आनी अब शुरू हो गई हैं। ठीक है, एंड ये आती रहेंगी। आप मेक श्योर करें कि अब आप ट्रैक में इस टाइम को भी अपना अलॉट करना शुरू करें। क्लासेस का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे हम लोग, कभी भी कोशिश करेंगे कि एक्सीड ना करें 1 आवर को किसी भी सर्कमस्टांसिस में। आज तो उससे भी थोड़ा कम रखने की कोशिश करेंगे, बट आप अपने मैं जानता हूं शेड्यूल आपका हेक्टिक होगा। ठीक है, एंड उसमें ये टाइम आप निकालना शुरू करेंगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी। क्लास के एंड में थोड़ा और भी बात करेंगे आपके कुछ और एग्जाम्स के बारे में भी, बट अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, एंड शुरू करते हैं फिर यार। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले आज हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। यही पढ़नी है हम लोगों को। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हम दोनों की इकट्ठी पढ़ रहे हैं। सर दोनों की इकट्ठी कहने का मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते थे। सर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स चैप्टर 3 में सिखाया था सर, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता था, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता था। सर ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट होते थे बेटा। एक तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स। अच्छा सर, जिनको एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं, यस, वो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। और एक सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स, जिनको एल्कालाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, वो भी एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। गॉट इट सर। सर फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को याद किया था हम लोगों ने। हाँ भाई याद किया था। किस नाम से याद किया था पीरियोडिक टेबल में। सर लीना की रब से फरियाद है ना, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये रेडियो एक्टिव है, तो ज्यादा इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। याद कैसे किया था, दैट इज लीना की रब से फरियाद। सर इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद किए थे हम लोगों ने। ठीक है, प्लीज चेक करिए। ये सेकंड पीरियड में होता है बेटा। दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। जो भी सेकंड पीरियड में एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक नंबर याद कर लो। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए कभी भी एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना हो, सेकंड पीरियड वाले का याद कर लो। हाँ सर इसका तो पता है, 3 होता है। ठीक है, उससे नीचे वाले का होगा, उसमें 8 प्लस कर दो, दैट इज 11। उससे नीचे वाले का होगा, फिर दोबारा 8 प्लस कर दो। सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाना है एस ब्लॉक एलिमेंट में या पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो क्या कर देंगे आप, 8 ऐड कर देंगे। थर्ड पीरियड से फोर्थ में जाना है, फिर दोबारा 8 ऐड कर देंगे। सेकंड से थर्ड जाने के लिए 8 ऐड करेंगे। थर्ड से फोर्थ जाने के लिए फिर दोबारा 8 ऐड करेंगे। फिर सर फोर्थ से फिफ्थ जाने के लिए 18 ऐड करेंगे, दैट इज 37। फिर दोबारा जाने के लिए सर फिर दोबारा 18 ऐड करेंगे, 55। फिर अगले आगे जाने के लिए दैट इज 32 ऐड करेंगे। साइड में कहीं लिखिए, सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में जाना है एस ब्लॉक एलिमेंट में या पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो क्या ऐड करेंगे आप, 8। थर्ड से फोर्थ में जाना है 8, फोर्थ से फिफ्थ में जाना है 18, फिफ्थ से सिक्स्थ में जाना है 18, सिक्स से सेवंथ में जाना है 32 ऐड करेंगे। खत्म यार, हो गया। ठीक, चलिए सर। सर एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, सेकंड ग्रुप के मेटल्स, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे वो भी आप लोगों ने याद किया था जी, है ना। पापा को मना ही लिया था किसी तरह से, है ना। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप
राजी, है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है, आपको पता ही है, रेडियम, तो इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे हम लोग। बाकी क्या था, कैसे याद किया था, आप देखेंगे आज की क्लास के बाद सर सारी चीजें जो आज आपने पढ़ाई हैं उनमें से मैक्सिमम चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ नया भी होगा आज की क्लास में, ऐसा नहीं है कि कुछ नया नहीं होगा, बट मैक्सिमम चीजें आप देखेंगे कि पढ़ चुके होंगे और आपको ऐसा लगेगा, एक वो डेजा वू वाली फीलिंग आएगी कि यार ये तो पीरियोडिसिटी चैप्टर रिवाइज करा रहे हो जी आप, ठीक है। तो दैट इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक, ठीक है सर। सर यहां पर एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, बस सेकंड पीरियड वाले का याद कर लो यार। सर लिथियम के बाद वाले का 4 होता है, मेरे ख्याल से आगे वाले सब पता चल गए। यस सर, सेकंड से थर्ड में जाना है 8 ऐड कर दो, थर्ड से फोर्थ में जाना है 8 ऐड कर दो, फोर्थ से फिफ्थ में जाना है 18 ऐड कर दो, फिफ्थ से सिक्स में जाना है सर 18 ऐड कर दो, सिक्स से सेवंथ में जाना है सर 32 ऐड कर दो। याद हो गया भाई सबके एटॉमिक नंबर? यस सर, सबके एटॉमिक नंबर भी क्या हो गए, याद हो गए। सर फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जिनको आपने एल्कली मेटल्स बोला है, इनको एल्कली मेटल्स बोला ही क्यों जाता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये जो फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं इनको एल्कली मेटल्स बोला ही क्यों जाता है, ऐसा क्या? एक तो इनकी ऑक्साइड्स हो या हाइड्रोक्साइड्स हो, वो बेसिक नेचर के होती हैं। बेसिकली हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, फ्रेंसियम के बारे में बात नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव है। इनकी हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नेचर की होती हैं, एक बात, ठीक। दूसरी बात जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्कली कहलाते हैं। और इनके बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनके बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं। समझ आ गया इनको एल्कली मेटल्स क्या बोला जाता है? यस सर, ठीक है। दे आर कॉल्ड alkali metals because their hydroxides एक तो बेसिक नेचर की होती एंड सॉल्युबल होती है वाटर, ठीक है सर। इसी कारण इनको एल्कली मेटल्स बोला जाता है। गॉट इट सर, क्योंकि जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं, जो बेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। पता है ना, NaOH को वाटर में डालेंगे, NaOH को वाटर में डालेंगे क्या मिलेगा सर? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। जो भी सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन देता है वो क्या कहलाता है? बेस, ठीक है सर, क्लियर है। सर जो सेकंड ग्रुप के मेटल्स हैं, जो सेकंड ग्रुप के मेटल्स हैं उनको एल्कालाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है? ठीक, जो सेकंड ग्रुप के मेटल्स हैं उनको एल्कालाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है? बात हो रही है यहां पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की और रेडियम की। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम की। रेडियम रेडियो एक्टिव है, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। एल्कालाइन अर्थ मेटल का पहले तो मतलब समझते हैं, ठीक है। एल्कालाइन, एल्कालाइन का मतलब है इनकी जो ऑक्साइड्स होंगी, इनकी जो ऑक्साइड्स होंगी, ठीक है, साथ में हाइड्रोक्साइड्स भी हैं बट मेनली ऑक्साइड्स, ठीक है। इनकी जो ऑक्साइड्स होंगी वो बेसिक नेचर की होंगी। एल्कालाइन मतलब बेसिक नेचर की होंगी, ठीक। और दूसरी बात, ठीक है, ये अर्थ के अंदर पाई जाते हैं, है ना। इनकी ऑक्साइड्स बेसिक नेचर की हैं और अर्थ के अंदर पाई जाती हैं। बट सर जब आपने हमें पढ़ाया था थर्ड चैप्टर में, लास्ट क्लास में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एप्लीकेशन में एक आपने टॉपिक करवाया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को आपने याद करवाया था, भाई सब जाप करो, है ना। उसमें बेरिलियम ऑक्साइड को एम्फोटेरिक लिखा हुआ है आपने। यहां पर आप बोल रहे हो कि बेसिक होती है, नहीं जी, बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक की होती है। यही कारण है कि बेरिलियम को हम लोग एल्कालाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते, एल्कालाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते। सेकंड ग्रुप में रखा जरूर जाता है, वहां पर स्टडी जरूर किया जाता है, बट उसको हम एल्कालाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? यही कारण है। क्या? बेरिलियम की जो ऑक्साइड होती है वो कौन सी नेचर की होती है? एम्फोटेरिक। एल्कालाइन अर्थ मेटल का मतलब क्या है कि इनकी जो ऑक्साइड्स होंगी बेसिक होंगी और अर्थ के क्रस्ट के अंदर पाई जाएंगी, ठीक है। तो जो बोला वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड
alkaline earth metals, क्यों? Because their oxides, किसके बारे में बात हो रही है, किनकी ऑक्साइड के बारे में बात हो रही है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है सर, आपने रेडियम नहीं रखा, रेडियो एक्टिव है। सर आपने बेरिलियम नहीं रखा, क्योंकि मैंने क्या लिखना है? बिकॉज देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। बिकॉज देयर ऑक्साइड्स आर क्या है? बेसिक नेचर की है। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक नेचर की है। इसी कारण ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक नेचर की है। इसी कारण हम उसको अल्कालाइन अर्थ मेटल में रखा जरूर जाता है, बट उसको अल्कालाइन अर्थ मेटल बोलते नहीं है। ठीक है, ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड फाउंड इन, बेसिक का मतलब समझ आ गया ना? अल्कालाइन। ठीक है, वही अल्कली वाले वर्ड से, फाउंड इन अर्थ्स क्रस्ट। बेरिलियम ऑक्साइड क्या है सर? एम्फोटेरिक नेचर का। बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फो बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है सर, क्लियर। आगे बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनमें कौन कौन से होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो सब तो पढ़ लिया है। बट सर सबसे पहले बताइए अब इन सब की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर ये भी पढ़ाई थी आपने, चैप्टर का नाम है पीरियोडिसिटी, टॉपिक का नाम है बोर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स पे, बट दोबारा बताना पड़ेगा ना क्योंकि एस ब्लॉक है यार। ठीक है, लिथियम पहले बात कर लेते हैं अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, दैट इज NS1। सर व्हाट डू यू मीन बाय N? N का मतलब है आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल की S सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट शेल की S सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सर फ्रेंसियम, अरे लिख लो, फ्रेंसियम भी लिखना है तो, बट रेडियो एक्टिव है, ज्यादा स्टडी नहीं करना। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट शेल में हमेशा N का मतलब आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल की S सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। सर प्रूफ करके दिखाओ ना। लो भाई प्रूफ कर देते। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 3। सबसे पास का नॉवल गैस लिखो। सर हीलियम है इसके सबसे पास। सेकंड पीरियड में जाना था ना, ये बोला था ना सेकंड पीरियड, तो यहां पर 2s1 लिख देना। सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम के नीचे कौन सा आता है नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, नॉबल गैसेस में? सर नियॉन। थर्ड पीरियड में था ना ये, 3s1 खत्म। 19 नियॉन के नीचे कौन आता है सर? आर्गन आता है, याद है? हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, तो यहां पर लिख दो 4s1। सर इसका 37 आना था। आर्गन के नीचे कौन आता है सर? क्रिप्टन आता है, फिर साथ में लिख दो 5s1। ये 55। क्रिप्टन के नीचे कौन आता है सर? जेनॉन आता है, जेनॉन के बाद लिख दो 6s1 एंड 87 नजर आ जाएगा बच्चों को? हाँ नजर आ जाएगा 87। जेनॉन के नीचे कौन आता है सर? रेडॉन आता है, रेडॉन के बाद 7s1। क्या आप देखिए आउटर मोस्ट शेल में हमेशा आउटर मोस्ट की एस सब शेल में एक ही आ रहा है, आउटर मोस्ट की एस सब शेल में एक ही आ रहा है। इसकी आउटर मोस्ट शेल सेकंड है, इसकी थर्ड है, इसकी फोर्थ है, इसकी फिफ्थ है, इसकी सिक्स्थ है, इसकी सेवंथ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, रिवीजन जैसा लग रहा होगा बिल्कुल। बात करते हैं सर अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की। हाँ बेटा, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स के बारे में बात कर लो। अल्कालाइन अर्थ मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2। आउटर मोस्ट शेल की S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सर N का मतलब क्या है? वही बताया अभी बताया, दैट इज आउटर मोस्ट शेल। सर लिख के दिखाइए इसको। बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38, 56, 88। सबसे पास का कौन सा है इसका नोबल गैस बेरिलियम के पास, दैट इज हीलियम। तो हीलियम के बाद सेकंड पीरियड में आना ये, तो सेकंड की एस में 2, ये थर्ड में आना, इसके नीचे नियॉन 3s2, समझ गए होंगे, इसके नीचे आर्गन 4s2, इसके नीचे क्रिप्टन, हीलियम, ये नियॉन वाला आर्गन, यहां पर आएगा क्रिप्टन 5s2, जेनॉन 6s2 और फिर रेडॉन 7s2। यहां से एक और चीज भी पता चली आपको, क्या इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1, सर वो पहले भी पढ़ा रखा है आपने। और यहां पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसके में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, ठीक है। यहां पर लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2, ठीक है सर, ये बात भी क्लियर है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन भी क्लियर हो गया। बात करते हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है। सर किसका बताओगे, पहले फर्स्ट ग्रुप का बताओगे कि सेकंड ग्रुप का बताओगे? पहले टॉप टू बॉटम बात करते हैं, फिर लेफ्ट टू राइट बात करते हैं। तो टॉप टू बॉटम, चाहे फर्स्ट ग्रुप हो या सेकंड ग्रुप हो, जल्दी से बताइए। जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, याद है क्या साइज क्या होता था? हाँ सर याद है, पढ़ा है हम लोगों ने चैप्टर पीरियोडिसिटी। ऐसे ही नहीं बोला जाता था हाँ आपसे बार बार, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है। तो और आप कर भी रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है इस बारे में, ठीक है। और जो भी बच्चों को टाइम मिलता है, जो अच्छे बच्चे होते हैं, वो हमेशा टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं कि यार चल ये वाली क्लास नहीं हुई तो उसका कुछ फायदा उठाया जाए, और आपने पक्का उठाया होगा, मुझे विश्वास है इस बारे में, ठीक है। चलिए एटॉमिक साइज जल्दी से बताइए, टॉप टू बॉटम क्या होगा? सर इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है? सर शेल्स बढ़ती जाती है, इसमें सिर्फ 2 शेल है, इसमें 3, 4, 5, 6, 7 शेल बढ़ती जाएंगी। न्यूक्लियस से एटम क्या होता जाएगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो साइज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस increases from top to bottom, top to bottom। क्यों सर शेल इंक्रीज हो रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। सर ये तो आपने कंपैरिजन पता क्या किया है कि लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम जाते हुए साइज में क्या फर्क पड़ रहा है, या बेरिलियम से मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम जाते हुए क्या फर्क पड़ रहा है। सर ये तो बताओ लिथियम और बेरिलियम में से किसका ज्यादा होगा? अरे तो आपने उसके ग्रुप के बारे में बात कर रही, अब पीरियड के बारे में भी तो बताओ। लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या होता था? लेफ्ट टू राइट, ठीक है सर। लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज डिक्रीज होता था, ठीक है। सेम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता था। सर क्यों डिक्रीज होता था, क्यों बताओ, आप बताओ, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली साइज क्या हो जाएगा? डिक्रीज। याद है एटॉमिक रेडियस के 4 फैक्टर होते थे, MINE, माइन। माइन में ई क्या होता था? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते थे। तो लेफ्ट टू राइट में क्या लिखूंगा? ऑन मूविंग फ्रॉम, थोड़ा लिख लेते हैं यहां पर, लिथियम बेरिलियम का कंपैरिजन कर लेते हैं। लिथियम बड़ा होगा साइज, बेरिलियम छोटा होगा। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन, on moving from left to right size decreases due to increase in effective nuclear charge। लिथियम का साइज बड़ा होगा, बेरिलियम का साइज जो है वो क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। जैसे सोडियम का बड़ा होगा, मैग्नीशियम छोटा होगा, पोटेशियम का बड़ा होगा, कैल्शियम का छोटा होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है सर। ये बात भी क्लियर है, पढ़ा रखा है सर ये भी आपने। अब बात करते हैं मेटालिक बॉन्ड के बारे में।
क्या ये सारे मेटल्स हैं? ऑब्वियसली सर ये सारे मेटल्स हैं। तो ये एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के एटम से जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ ए मेटालिक बॉन्ड। ठीक सर, ये मेटालिक बॉन्ड्स डिपेंड किसके ऊपर करेंगी? भाई जितनी ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनेगी उतना एक मेटल दूसरे एटम से स्ट्रांगली जुड़ा होगा, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, यानी कि उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, एक मेटल का एटम दूसरे मेटल के एटम से जितनी ज्यादा मेटालिक बॉन्ड से जुड़ा होगा उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, तोड़ना मुश्किल होगा, तो मेटालिक बॉन्ड क्या होगी? स्ट्रांग होगी। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड ज्यादा तो मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग। बट सर ज्यादा बनेंगी मेटालिक बॉन्ड या कम बनेंगी, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। एल्कली मेटल्स के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? एक, तो वो एक एक मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। अल्कालाइन अर्थ मेटल्स के पास कितने मेटालिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? दो, तो वो दो दो मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। जो जितनी ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाएगा उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा और उसकी मेटालिक बॉन्ड भी उतनी स्ट्रांग होगी, वो उतना ही ज्यादा हार्ड होगा, उतना ही ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ सोडियम ज्यादा हार्ड होता है या मैग्नीशियम ज्यादा हार्ड होता है, तो आप देखेंगे सोडियम एल्कली मेटल में है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। मैग्नीशियम एल्कालाइन अर्थ मेटल है, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाएगा। जो ज्यादा मेटालिक बॉन्ड बनाएगा उसको तोड़ना उतना मुश्किल होगा, वो उतना ज्यादा हार्ड होगा। ठीक है, सो मेटालिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मोर, किसमें ज्यादा होते हैं? बताओ बताओ किसमें ज्यादा होते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसमें होते हैं? ज्यादा किसमें होते हैं सर? ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्कालाइन अर्थ मेटल्स में। देयरफॉर मेटालिक बॉन्ड्स भी स्ट्रांग होंगी और ज्यादा भी होंगी इन सेकेंड ग्रुप मेटल्स, इसी कारण वो हार्डर होंगे। दे are harder than alkali metals, than alkali metals. Got it sir, ये बात भी क्लियर है सर। ये तो आपने बात करी इनके बारे में, इनका कंपैरिजन किया लेफ्ट टू राइट जाने पर, एल्कली का एल्कालाइन के साथ किया। सर टॉप टू बॉटम बताओ ना। देखो टॉप टू बॉटम एल्कली मेटल्स के बारे में बात करो, क्या सबके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? हाँ सर, सबके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सबके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो ना सबके पास एक, मेरा एक 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 एक। एल्कालाइन अर्थ मेटल से बात करो ना टॉप टू बॉटम, ये देखो सबके पास दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप में बताओ टॉप टू बॉटम जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर हार्डनेस बढ़ेगी, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होती जाएंगी, वो समझ आ गया, बात समझ आ गई। टॉप टू बॉटम बताओ, टॉप टू बॉटम तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, एक लिथियम का एटम दूसरे लिथियम के एटम के पास होगा, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगी। बट अगर आप नीचे चले जाए, लाइक सीजियम के केस में चले जाए, सीजियम का साइज बहुत बड़ा होता है, तो एक सीजियम के एटम का न्यूक्लियस दूसरे सीजियम के एटम के इलेक्ट्रॉन से दूर होगा, दूर होगा, अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होगी। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा मेटालिक बॉन्ड बनाते टाइम। तो क्योंकि साइज बड़ा है तो इसका न्यूक्लियस पहले सीजियम दूसरे सीजियम के इलेक्ट्रॉन से दूर, दूसरा सीजियम का न्यूक्लियस पहले सीजियम के इलेक्ट्रॉन से दूर, तो इनकी मेटालिक बॉन्ड बहुत वीक होगी, वीक होगी तो इनको तोड़ना बहुत आसान होगा, आसान होगा तो इसका मतलब ये क्या होते जाएंगे, टॉप टू बॉटम क्या होते जाएंगे, सॉफ्ट होते जाएंगे। टॉप टू बॉटम क्या होते जाएंगे, सॉफ्ट होते जाएंगे, इतने सॉफ्ट होते जाएंगे कि दे कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ, दे कैन बी इजिली कट विद ए नाइफ इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स। क्या लिखा हुआ है, सॉफ्टनेस एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जितनी स्ट्रॉन्ग, एटॉमिक साइज उतना छोटा, या उल्टा भी बोल सकते हैं, एटॉमिक साइज जितना बड़ा
ठीक है, मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ही कम, ठीक है, और सॉफ्टनेस उतनी ज्यादा, जितनी कम मेटालिक बॉन्ड सॉफ्टनेस उतनी ज्यादा, ठीक है। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज साइज इंक्रीजेस, साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा स्ट्रेंथ मेटालिक बॉन्ड की वीक होती जाएगी, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड वीकन्स, देयरफॉर सॉफ्टनेस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। Therefore, सेम रीजन, ठीक है, आगे लाइन यहीं पे लिखना, therefore alkali metals can be easily cut with a knife, कारण वही है, उनके मेटालिक बॉन्ड टॉप टू बॉटम क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, ठीक है, कैन बी easily cut with a knife। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हो गई। सर क्या सेकंड ग्रुप में भी ऐसा ही होगा? हाँ, सेकंड ग्रुप में भी ऐसा ही होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम नीचे जाते जाएंगे, उनकी सॉफ्टनेस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। सर ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताइए, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है एल्कली मेटल्स के केस में, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स के केस में। एल्कली मेटल्स में ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, एल्कली मेटल्स के केस में ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के, कारण वही मेटालिक बॉन्ड वीक होती जाएगी। क्या टॉप टू बॉटम जाएंगे, क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा? यस। क्या मेटालिक बॉन्ड वीक होती जाएगी? यस। तो इसका मतलब एक मेटल का एटम को दूसरे मेटल के एटम से अलग करना आसान होता जाएगा। जिनका साइज छोटा होगा, एक मेटल और दूसरे मेटल का एटम बहुत पास पास होगा, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। बट जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते जाएंगे, साइज बढ़ता जाएगा, मेटालिक बॉन्ड वीक होती जाएगी। इन दोनों को अलग अलग करना बहुत आसान है, तो बड़ी जल्दी से क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, या मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएंगे, बॉयल हो जाएंगे। ये एल्कली मेटल्स के लिए बात सही है, इन केस ऑफ, पहले एल्कली मेटल्स लिख ही लेता हूं यहां पर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रेंसियम लिख नहीं रहा हूं, रेडियो एक्टिव है। जो पीछे बोला है वही लिख रहा हूं, कुछ नया नहीं लिख रहा हूं। ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्या साइज इंक्रीज होता जा रहा है? यस। क्या मेटालिक बॉन्ड वीक होती जाएगी? यस। जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। किसका कितना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो याद नहीं करना, बट आपको ऑर्डर जरूर पता होना चाहिए कि यहां पर लिथियम का सबसे ज्यादा होगा, सोडियम का उससे कम, पोटेशियम का उससे कम, रुबिडियम का उससे कम, सीजियम का उससे कम, फ्रेंसियम ज्यादा बात नहीं करनी है उसके बारे में, हमें रेडियो एक्टिव है, ठीक है। सर क्या सेकेंड ग्रुप में भी ऐसा ही होता है टॉप टू बॉटम जाने पर? नहीं, ऐसा नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? पहले तो उसका वेरिएशन पढ़ते हैं, फिर उसका रीजन पढ़ते हैं। सेकंड ग्रुप में भी ऐसे ही होना चाहिए, टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज होगा, मेटालिक बॉन्ड वीक होनी चाहिए, वीक होती भी है, बट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का केस क्या होता है, बेरिलियम सबसे ज्यादा, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर मैग्नीशियम। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, यहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। सर रीजन क्या है? यहां पर वो रीजन वैलिड क्यों नहीं है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। सर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, कहने का मतलब ये क्या है, मान लो ये कैल्शियम है, ठीक है, ग्रे भी कैल्शियम है, जो ग्रीन नजर आ रहा है वो भी कैल्शियम है, तो एक कैल्शियम का एटम दूसरे कैल्शियम के एटम से जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ मेटालिक बॉन्ड, यस जुड़ा होगा, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर कैल्शियम की कोई और है और बेरिलियम की कोई और है। स्ट्रक्चर अलग अलग होने से
एटम्स के बीच में अट्रैक्शन अलग अलग होगा, जिसमें एटम्स पास पास होंगे अट्रैक्शन ज्यादा हो सकता है, ठीक है। एटम्स पास पास आने के तरीके, स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकती है, ठीक है। स्ट्रक्चर अलग अलग होने से पैकिंग फ्रैक्शन अलग अलग आती है। पैकिंग फ्रैक्शन क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आप। स्ट्रक्चर अलग अलग होने से इनकी पैकिंग फ्रैक्शन अलग हो सकती है। पैकिंग फ्रैक्शन अलग होने से इनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे एक पर्सन के भी 4 दोस्त हैं और दूसरा कोई पर्सन है उसके भी 4 ही दोस्त हैं, ठीक है। दोनों को अगर लगेगा कि यार जब लड़ाई होगी तो मेरे भी 4 आएंगे, इसके भी 4 आएंगे, नहीं। ऐसा हो सकता है जो तुम्हारे 4 दोस्त हैं वो बहुत ही क्लोज हो, है ना, सुख दुख में साथ ही देने वाले हो, ठीक है। बट ऐसे दोस्त मिलते नहीं आजकल वैसे तो, ठीक है। तो अगर ऐसा है, मान लीजिए कि आपके पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो अगर आप कहीं पर फंस भी जाएंगे, कहीं लड़ाई वड़ाई होगी तो वो वहां पे खड़े होंगे। चाहे खड़े होने पर आपकी पिटाई हो रही है और वो हंस रहे हैं, वो एक अलग बात है, बट वहां पे खड़े जरूर होंगे। कोई दूसरा पर्सन ऐसा हो सकता है कि उसके दोस्त जो हैं वो वहां पर ना आए। तो एटम्स तो सेम ही है, मतलब कि बॉन्ड्स तो सबने दो बनानी है, बट किस तरह से बना रखी है, ठीक है, वो भी मैटर करता है, ठीक है। सो ये जो डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ड्यू टू डेंसिटी में चेंज आ जाएगा एंड पैकिंग फ्रैक्शन में चेंज आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन आप पढ़ेंगे क्लास 12 का पहला ही चैप्टर है, सॉलिड स्टेट, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। सेम इज द केस यार, बॉइलिंग पॉइंट के केस में भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सर क्या कंपैरिजन करोगे, पहले टॉप टू बॉटम कर लें? अरे सर सारी चीजें पढ़ी हुई पढ़ा रहे हो, बिल्कुल। मैंने बोला ना आज की क्लास में सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि हाँ यार क्लास जो है वो दोबारा शुरू हो गई है, आप अपने आप को बकल अप करें, लेट्स गेट बैक ऑन द ट्रैक एंड लेट्स मेक इट हैपन वन मोर टाइम, है ना। एक बार फिर जोर लगाएंगे, रुकेंगे नहीं, 2 साल तक रुकना नहीं है जी। उसके बाद, है ना, सैकड़ों हजारों बच्चों के एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है ना। 2 साल क्योंकि इकट्ठे रहते हैं हम लोग 11th 12th में, तो जानने पहचानने लगते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी जान पहचान हो जाती है, ठीक है, कि यार ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा वैसा है, या उनको टीचर के बारे में पता लगने लगता है, टीचर को बच्चों के बारे में पता चल लगने लगता है। तो 2 साल बीत जाते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लेते रहते हैं, सर अब क्या करें, 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 अब क्या करें। हम बताते रहते हैं ये करो, ये करो, ये करो, ये मत करो। वो भी बताना जरूरी है कि ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, बस अब इसको मत करो यार, इसकी जगह ये सब्जेक्ट पढ़ लो या ये वाला चैप्टर कर लो, या एंड सो ऑन, चलो चलता रहता है, ठीक है। फिर 2 साल बाद जब जेई मेन हो जाता है तो फिर पूछते हैं, फिर हम कहते हैं यार अब थोड़ा सा जेई एडवांस की तरफ तैयारी की तरफ करें। हालांकि 2 साल से भी जेई एडवांस की तैयारी कर ही रहे हैं, बट वो एक्सक्लूसिवली एडवांस की तैयारी हो जाती है फिर मेंस का एग्जाम देने के बाद। यस सर। फिर उसके बाद जेई एडवांस का एग्जाम हो जाता है, ठीक है, फिर कोई एग्जाम ही देने वाला नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे पूछते हैं अब क्या करें। तो ये दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन व्हिच आई गेट आफ्टर द जेई एडवांस एग्जाम, सर अब क्या करें, अब चिल मारो। सर वो आदत ही नहीं पड़ी हुई पिछले 2 साल से, क्योंकि 2 साल से मेहनत करने आ रहे हैं, तब हमें कहना पड़ता है कि आप जाओ खेलो घूमो फिरो, कहीं जाना है घूमने जाना है घूमने जाओ, जो मर्जी करो, ठीक है। 10 15 20 दिन 1 महीना है, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, फिर काउंसलिंग में बिजी हो जाओगे। काउंसलिंग के बाद भी थोड़ा सा टाइम होता है आपके पास, जब तक आपका सेमेस्टर शुरू नहीं होता, उस समय क्या करें, अरे कुछ भी करो, ऐश करो आराम से, ठीक है, रेस्ट करो, चिल करो, ठीक है। आगे फिर 4 साल जो है वो एंजॉयबल तो होंगे, बट हाँ मेहनत करने वाले भी होंगे। सेम इज द केस हियर। ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है? हाँ सर पढ़ रखा है। टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है सर, साइज क्या होता है, इंक्रीज। साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना सर आसान होता जाएगा। ये कोई छोटा एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये उसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, पास पास होंगे। अगर छोटा एटम है अट्रैक्शन ज्यादा होगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। कोई दूसरा एटम है, साइज बड़ा है, न्यूक्लियस यहाँ पे है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अट्रैक्शन कम है, तो इसको बाहर निकालना क्या होगा, आसान। टॉप टू बॉटम जाते जाएंगे, साइज क्या होता जाएगा, इंक्रीज, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। सर पढ़ा रखा है आपने, ठीक है, पीरियोडिसिटी में। सर ये तो आपने टॉप टू बॉटम का बता दिया, लेफ्ट टू राइट का बताओ ना, लिथियम और बेरिलियम में से बताओ। ये भी पढ़ा रखा है जी, ठीक है। क्या होता था लेफ्ट टू राइट जाने पर, साइज डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। लिथियम से बेरिलियम जाने पर साइज क्या होता था, डिक्रीज, एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। सर व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? व्हाट डू मीन बाय फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अच्छा सर अगर दूसरा निकालना होता तो, है ना, लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि लिथियम अब लिथियम नहीं है, लिथियम पॉजिटिव है। सर बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बेरिलियम नहीं है, बेरिलियम पॉजिटिव है। अब बताओ
अपनी कॉपी खोल के देखो जरा, पीरियोडिसिटी वाली सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है, सेम। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करेंगे तो अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की ज्यादा होती है और अल्कली मेटल्स की कम होती है। अगर सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करेंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो अल्कली मेटल्स की ज्यादा होती है और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स की कम होती है। एज इट इज क्वेश्चन करवाया होगा कॉपी के अंदर, लिथियम बेरिलियम का नाम लिख के करवाया होगा, या सोडियम मैग्नीशियम का नाम लिख के करवाया होगा, या ऐसे करवाया होगा अल्कली और अल्कालाइन अर्थ मेटल। उनके तीनों क्वेश्चन अलग अलग है, आंसर तो एक ही है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे खुद, वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कालाइन अर्थ मेटल्स इज हायर देन अल्कली मेटल्स। कहां करवाया सर आपने ये क्वेश्चन? चैप्टर का नाम है थर्ड, क्लासिफिकेशन पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, और टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, देन अल्कली मेटल्स। बट सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल्स इज हायर। इसका रीजन आप खुद लिखेंगे, ठीक है, ताकि पता चले कुछ रिवीजन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट बात करते हैं यार, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। सिर्फ क्या होता है ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर? इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी बोल देते हैं इसे, या इसे मेटालिक कैरेक्टर भी बोल देते हैं। जो भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, उतना ज्यादा मेटालिक होगा। सर इलेक्ट्रॉन देना है यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा। यस, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी सर? उतनी कम। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी एंड मेटालिक कैरेक्टर कहना है मेटालिक कैरेक्टर कह लो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहना है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कह लो, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, जो भी आप कहना चाहो वो आपकी मनमर्जी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या हमें पता है टॉप टू बॉटम जाने पर, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या साइज इंक्रीज होता है? यस। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। यस, आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, लिथियम से सीजियम जाने पर या बेरिलियम से बेरियम जाने पर, सब फ्रांसियम रेडियम नहीं लिखे, रेडियो एक्टिव है यार, टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। सर लेफ्ट टू राइट जाने पर बताओ। ठीक है, क्या लेफ्ट टू राइट आने पर साइज डिक्रीज हो रहा है? यस, साइज डिक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज। ठीक, लिथियम बेरिलियम में से कौन ज्यादा मेटालिक? सर इधर से इधर जाने पर डिक्रीज हो रहा है तो लिथियम ज्यादा मेटालिक, बेरिलियम कम। ठीक है सर, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज फ्लेम टेस्ट। पता नहीं यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये मैंने फ्लेम टेस्ट भी पढ़ा रखा है। नहीं सर, पीरियोडिसिटी में तो नहीं पढ़ाया। मैंने कब कहा पीरियोडिसिटी में पढ़ाया? ये पता कहां पढ़ाया हमने? एटॉमिक स्ट्रक्चर में एमिशन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन में ये बताया होगा। ठीक है, मैं आपको याद दिलाऊं कुछ इस तरह से बोला था मैंने, कोई बड़ी सी मोमबत्ती ले लो, कैंडल ले लो, ठीक है, उस कैंडल के ऊपर नमक वाला पानी स्प्रे करो। स्प्रे करने वाला पता है ना, पानी उड़ेलना नहीं है, घर पे वो है ना स्प्रे करने वाला, ठीक है, जैसे पौधे वगैरह को पानी देते हो, तो नमक वाला पानी उसके ऊपर स्प्रे करो। जैसे ही आप उसके ऊपर नमक वाला पानी स्प्रे करोगे कैंडल के ऊपर, कैंडल का फ्लेम का कलर, कैंडल के फ्लेम का कलर गोल्डन येलो हो जाएगा, गोल्डन येलो हो जाएगा। उसका रीजन बताया था? हाँ सर रीजन बताया था, आता हूं यहां पे वापस आता हूं। उसका रीजन पता क्या बताया था? ये देखो, ये रही कैंडल, आपने इस पे नमक वाला पानी स्प्रे किया, एक्वस NaCl। क्या एक्वस NaCl में Na होगा? हाँ। सोडियम होगा? यस। मेटल है, ये मेटल है। मेटल के इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स
फ्लेम से जो एनर्जी मिलेगी, यहां से जो एनर्जी मिलेगी, इसको एब्जॉर्ब करके किसी हायर शेल में चले जाएंगे, किसी हायर शेल में चले जाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग सर? उसको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है सर? दैट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल होगी तो जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया है, एनर्जी एमिट करके नीचे आएगा, एनर्जी एमिट करके नीचे आएगा। और ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है, ये जो एनर्जी एमिट कर रहा है, ये लाई करेगी विजिबल रीजन में, विजिबल रीजन में, और उसी का हमें कोई ना कोई कलर दिखाई देगा। जैसे सोडियम के केस में वो कलर पता क्या है? गोल्डन येलो। इसे बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। क्या बोलते हैं? फ्लेम टेस्ट। आपने सॉल्ट को फ्लेम पे रखा, सॉल्ट को फ्लेम पे रखा, ठीक है, तो आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हायर शेल में चला जाएगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? अनस्टेबल। जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर गया, अब नीचे वापस आना है ना। गुस्सा करके घर से बाहर तो जाया जा सकता है, बट जब घर वापस आना होता है तो गुस्सा थूक के ही आना होता है, तो वही करना पड़ेगा यार। इसको भी अपनी एनर्जी लूज करेगा तो वो एनर्जी किस में फॉल करेगी? विजिबल रीजन में। सोडियम के केस में वो कलर गोल्डन येलो होता है, लिथियम के केस में क्रिम्सन रेड होता है, पोटेशियम के केस में वॉयलेट होता है, रुबिडियम के बीच में रेडिश वॉयलेट होता है, सीजियम के केस में ब्लू होता है। हालांकि ये कलर में इनमें डिफरेंस बहुत कम है, ठीक है। कैल्शियम सेकंड ग्रुप की बात करें, कैल्शियम के केस में ब्रिक रेड होता है, स्ट्रोंशियम के केस में क्रिम्सन रेड होता है, बेरियम के केस में एप्पल ग्रीन होता है ना। आ रही है ना कोटा फैक्ट्री की याद, ठीक है। क्रिम्सन रेड है ना, तो ऐसे कुछ बोलते हैं वो वहां पे भी, बस वही लिखा हुआ यार। एल्कली मेटल्स एंड देयर सॉल्ट्स गिव कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द बंसन फ्लेम। वही फ्लेम के ऊपर रखोगे सॉल्ट को, अपना कोई कलर आएगा। द फ्लेम एनर्जी कॉजेज एन एक्साइटेशन ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। फ्लेम की एनर्जी से जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होके ऊपर चला जाता है। विच ऑन ड्रॉपिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट, जब वो वापिस आएगा, जब वो अपनी स्टेट में वापिस आएगा, हायर शेल में चला गया, वापिस आएगा, ठीक है। इट एमिट्स एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उसको एमिट कर देगा, और वो विजिबल लाइट में होगी। लिथियम के केस में वो क्रिम्सन रेड कलर में होगी, सोडियम के गोल्डन येलो, पोटेशियम वॉयलेट, रुबिडियम रेड, रेडिश वॉयलेट। कलर याद करने हैं, सीजियम ब्लू, कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड और बेरियम एप्पल ग्रीन, ठीक है। सर फर्स्ट ग्रुप के आपने सारे मेटल्स लिखे हैं, फ्रेंसियम नहीं लिखा, रेडियो एक्टिव है, मान गए। सेकेंड ग्रुप के आपने रेडियम नहीं लिखा, मान गए, पर सेकेंड ग्रुप में से आपने बेरिलियम और मैग्नीशियम भी नहीं लिखा, आपने बेरिलियम और मैग्नीशियम भी नहीं लिखा, ठीक है। क्यों नहीं लिखा? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, इनका साइज छोटा होता है, हाँ इनके कंपैरिजन में तो छोटा ही होता है। साइज छोटा होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉन बड़े टाइटली हेल्ड होते हैं। टाइटली हेल्ड होने का मतलब है बर्नर में इतनी एनर्जी नहीं है कि उनके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दे। अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं होगा, किसी हायर शेल में नहीं जाएगा, ऊपर ही नहीं जाएगा, तो नीचे कहां से आएगा? अगर ऊपर ही नहीं जाएगा तो नीचे कहां से आएगा? नीचे ही नहीं आएगा तो एनर्जी एमिट ही नहीं करेगा, एनर्जी एमिट नहीं करेगा तो कोई कलर ही नहीं दिखाई देगा। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, देयर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, बहुत टाइटली हेल्ड किए जाएंगे। देयरफॉर दे डू नॉट शो फ्लेम टेस्ट, ठीक है सर। आपने सिर्फ एल्कली मेटल्स लिखा है, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स भी लिख लेना। पता है ना अल्कालाइन अर्थ मेटल्स में कौन सा नहीं लिखना सर? बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़ के, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल। अल्कली अर्थ मेटल्स का भी रीजन यही है, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स का भी रीजन यही है, ठीक है। रीजन भी दोनों के लिए सेम है, ठीक है। बस बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं शो करता, ये पेपर में आया हुआ है। क्यों नहीं करता वो भी रीजन, कलर भी याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको इसका एक वीडियो भी दिखाता हूं, वीडियो हमने निकाल के रखा हुआ है स्पेशली, ओपन विद VLC मीडिया प्लेयर। देखिएगा छोटा सा वीडियो है। एल्कली मेटल्स जितने भी है ना, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनके सॉल्ट का कलर है, देखो जरा, देखो सबसे पहले सोडियम आएगा, सॉरी लिथियम आएगा, क्रिम्सन रेड, सोडियम आएगा गोल्डन येलो। पता क्या कर रहे हैं ये? यहां पर कोई कपड़ा वगैरह बांध रखा है, उस कपड़े के ऊपर नमक के, सोडियम के सॉल्ट का स्प्रे कर रखा है और अब उसे आग लगा रहे हैं, वही ये काम हो गया बर्नर के ऊपर नमक वाला पानी डालने वाला, ठीक।
आगे पोटेशियम में कपड़े के ऊपर कपड़ा होगा, रुई होगी, पता नहीं क्या होगा, पहले पोटेशियम का कोई सॉल्ट का स्प्रे किया होगा, पोटेशियम क्लोराइड वगैरह का, फिर उसे आग लगा रहे हैं, देखो कलर। ऐसे रुबिडियम के लिए भी, हालांकि पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में कलर का बहुत कम डिफरेंस है, सीजियम के लिए भी ब्लू आएगा। ठीक, ये देखिए, एक मिनट, और ये क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी। ठीक है जी, अब सुनिए आगे आपको करना क्या है। देखिए नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, पहले तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश करेंगे और फिर आप देखेंगे सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे इंटररिलेटेड है। आज भी देख ही लिया आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे इंटररिलेटेड है। किसी बच्चे ने अभी क्लासिफिकेशन अगर रिवाइज किया होगा उसको इतने शानदार तरीके से समझ आया होगा जिसका कोई हिसाब नहीं। जिसने नहीं किया होगा एक बार कर लेना यार, देखना चीजें कैसी और ज्यादा आपके हाथ में आती जाएंगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में आप 100% ये टॉपिक रिवाइज करके आएंगे और आप देखेंगे कैसे चीजें एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं और इस चैप्टर की मैक्सिमम रिएक्शंस वहीं पे खत्म हो जाएंगी। ठीक है, पढ़ेंगे उसके अलावा भी, बट मैक्सिमम वहीं पे खत्म हो जाएंगी। टॉपिक का नाम है फजान्स रूल। सर ये कहां पर है, ये मिलेगा आपको केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के, या तो लेक्चर नंबर 1 में होगा या लेक्चर नंबर 2 में होगा, वो अब आप चेक कर लीजिएगा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जिसमें आपने फजान्स रूल पढ़ा होगा, लैटिस एनर्जी पढ़ा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा होगा, सॉल्युबिलिटी पढ़ी होगी, वो पढ़ के आना, देखना जरा, उनसे काफी सारी चीजें, कुछ और क्वेश्चंस भी कराएंगे, थोड़ा लेवल भी आप करेंगे। फजान्स रूल में भी 1-2 चीजें और नहीं बताएंगे, सॉल्युबिलिटी में चीजें बताएंगे, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप इसे रिवाइज जरूर करके आए। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद फजान्स रूल की और एप्लीकेशन बताएंगे, दिखाएंगे कि आपको इस चैप्टर में फजान्स रूल कहां पर काम आ रहा है। ठीक है, एक और बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों का केवीपीवाई का एग्जाम भी आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं इसी बहाने। ठीक है, एक मैंने असाइनमेंट बनाया है केमिकल बॉन्डिंग का, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का आपको समरी का लेक्चर देना था ना, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बड़े ही जुडिशियली हमने चूज किए हैं। क्या किया हमने, जेई मेन और जेई एडवांस 2021। क्या आपको पता है जेई मेन 2021 में 4 अलग अलग बार हुआ था, टोटल 32 शिफ्ट्स हुई थी। उन 32 शिफ्ट्स में से मेरे ख्याल से 27-28 शिफ्ट्स में, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं आपको, 27-28 में जेई मेन का एग्जाम हुआ था। 2-4 बार नहीं भी हुआ या 5-6 बार नहीं हुआ होगा, तो 25 मान लो, 26 मान लो, 24 मान लो, इतनी शिफ्ट्स में जेई मेन का 2021 का एग्जाम हुआ था। जेई एडवांस तो आपको पता ही है, एक ही बार होता है, एक ही बार हुआ है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2021 में, सारी शिफ्ट्स के मिला के, सारी शिफ्ट के, चाहे वो फेब शिफ्ट में हुआ था, मार्च में हुआ था, या वो बाद वाली जो जुलाई अगस्त वाली शिफ्ट में हुआ था, किसी भी शिफ्ट में हुआ था, सारे क्वेश्चन हमने इकट्ठे करके एक उसका असाइनमेंट बनाया। इसी बहाने केमिकल बॉन्डिंग रिवाइज हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग में कोई टॉपिक वीक रह जाएगा तो उसको क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। इसी बहाने आपका केवीपीवाई की तैयारी भी हो जाएगी, क्योंकि केवीपीवाई का लेवल ऑलमोस्ट जेई मेन लेवल का होता है, थोड़ा सा नीचे होता है वैसे, बट ऑलमोस्ट जेई मेन लेवल का होता है व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री। ठीक है, ये कर लीजिए, इसी बहाने वो काम भी आ जाएगा आपके। दूसरा, क्योंकि आप सारे नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, बायोलॉजी अगर आप चाहें तो क्लास 9th और 10th की रिवाइज कर लें, जिसको रिवाइज करने में मुश्किल से आपको 2-3-4 घंटे लगेंगे। हो सकेगा तो दिवाली की छुट्टियों में कर लीजिएगा, कोई अभी करने की टेंशन नहीं है। ये केवीपीवाई में आपकी बहुत हेल्प करेगी। करें वही जिन्होंने केवीपीवाई का एग्जाम दे रखा हो। केमिस्ट्री में आपके जो जो चैप्टर्स हो चुके हैं मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा हो चुका है। चैप्टर 1 हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है, फोर्थ हो चुका है, फिर उसके बाद आपका हाइड्रोजन हो चुका है एंड रेडॉक्स हो चुका है। ठीक है, एंड एस ब्लॉक चल रहा है आपका, आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं आप सर से, आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं और जीओसी आपका चल रहा है और एस ब्लॉक आपका चल रहा है। ठीक है, जीओसी एस ब्लॉक चल रहे हैं, बाकी जो चैप्टर हो चुके हैं ये चैप्टर रिवाइज करके चले जाइए। इन चैप्टर्स में से एज इट इज क्वेश्चन आएंगे जी, एज इट इज, जो कॉपी में पढ़ाया गया आपको एज इट इज आएगा, आई कैन एश्योर यू, इन सारे चैप्टर्स में से। ठीक है,
केवीपीवाई में। कंडीशन वही है, आप सिर्फ रिवाइज करके जाएं, सिर्फ रिवाइज करके जाएं। आप रिवाइज करके जाएंगे, आप आके कहेंगे यस सर आपकी कॉपी में से ही सब कुछ आया था, जो जो चैप्टर करवा दिए गए हैं, जो जो चैप्टर करवा दिए गए हैं, ठीक है। अब कोई 12th में से क्वेश्चन आ जाएगा यार, वो तो फिर 12th का हो गया ना, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे जो राइट नाउ हो रहा है, ठीक है। 11th में अगर केवीपीवाई का एग्जाम ठीक ठाक भी चला गया ना, ठीक ठाक भी चला गया, आई कैन एश्योर यू क्लास 12th में आप केवीपीवाई क्वालिफाई कर लोगे, पक्का क्वालिफाई कर लोगे। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई हैं ये ऑल्टरनेट डेज में आएंगी, क्योंकि रोज रोज क्लास लेंगे तो फिर आपका भी शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है। ड्यूरेशन 45 मिनट से 1 आवर के बीच में ही रहेगा। मेक श्योर करिए कि आप रिवाइज जरूर करें, ठीक है। एंड फजान्स रूल जरूर रिवाइज करके आना यार, क्योंकि नेक्स्ट क्लास ना समझ लो सारी की सारी इसी पे बेस्ड है, सारी की सारी इसी पे बेस्ड है, तो उसको जरूर रिवाइज करके आना, ठीक है। एंड केमिकल बॉन्डिंग का असाइनमेंट ये वाला कल सुबह तक अपडेट करवा देंगे मेरे ख्याल से हम लोग, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग का असाइनमेंट भी करने से पहले मेक श्योर करना कि यार केमिकल बॉन्डिंग पूरा रिवाइज हो। रिवाइज नहीं होगा तो प्लीज इसको चाहे 4 दिन बाद कर लेना, 5 दिन बाद कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके पास पड़ा रहेगा वो असाइनमेंट, सॉल्यूशन भी मैंने ही देना है उसका, ठीक है। बट असाइनमेंट पड़ा रहेगा, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। बट आप पहले उसका मेक श्योर करिएगा केमिकल बॉन्डिंग पूरा रिवाइज हो, तभी इस असाइनमेंट को ट्राई करना, अदरवाइज ट्राई मत करना, ठीक है। तो मिलते हैं जी आप सबसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।